नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 23 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि इसरो का सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल जो है वो 2035 तक तैयार हो जाएगा। तो इसकी विशेषताएं क्या है लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल की? सबसे पहला है कि ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल का उन्नत संस्करण होगा। 40 मंजिला इमारत जैसी इसकी ऊंचाई होगी। 2040 तक भारत का पहला मानव चंद्र मिशन इसी से ले जाया जाएगा और लो अर्थ ऑर्बिट तक 80 टन और चंद्रमा तक लगभग 27 टन भार ले जाने में सक्षम होगा। और इसमें 2 चरणों वाले द्रव प्रणोदक और तीसरे चरण के लिए क्रायोजेनिक प्रणोदक का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको पता ही होगा क्रायोजेनिक प्रणोदक ये सब है ना, ये सब थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसके बाद है कि इसरो के प्रमुख प्रणोदक यान और उसकी विशेषताएं। तो सबसे पहला है कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी PSLV। तो ये द्रव चरणों वाली तीसरी पीढ़ी तक, मतलब द्रव प्रणोदक की तीसरी पीढ़ी वाली है। यह सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा, फिर लो अर्थ ऑर्बिट, फिर है भू तुल्यकालिक अंतरण कक्षा। इन सभी तीनों कक्षा में ले जा सकती है। और चंद्रयान 1 फिर मंगल ऑर्बिटर मिशन भी इसी से ले जाया गया था। दूसरा है भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये चौथी पीढ़ी का और 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2 टन के वजन को ना GTO कक्षा में स्थापित कर सकती है। इसके बाद इसमें बोल रहे हैं कि संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरा है LVM-3। ये हैवी लिफ्ट ऑफ क्षमता से युक्त 3 चरणों वाला मतलब प्रक्षेपण यान है। और इसमें चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 को ले जाया गया था इसी से। लास्ट और इसमें जो बताया गया है लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान जो है वो ठोस प्रणोदक पर कार्य करेगी, 3 चरणों वाली है। और ये मिनी, माइक्रो और नैनो उपग्रह, मतलब 10 से 500 किलोग्राम वजन का, उन सभी को उपग्रह को ये प्रक्षेपण करेगी। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों संबंधी समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किया है। तो दिशा निर्देश में कुछ चीज़ें हम लोग को देखनी है। जैसे इसमें बोला है कि सार्वजनिक जगहों पर खिलाने पर रोक लगाया गया है, खिलाने का जगह तय करने के लिए कहा गया है, फिर इलाज के बाद वापस भी छोड़ना है कुत्तों को। इसके लेकर भारत सरकार को उन्होंने बोला है कि इसके लिए एक राष्ट्र नीति बनाने की ज़रूरत है। फिर जो गोद लेते हैं उनके लिए नगर निकायों के आवेदन करने की अनुमति होगी। इसके बाद आवारा कुत्तों से जुड़ी समस्याएं जो कि हम लोगों ने एक बार और देख चुका था जब इसकी गाइडलाइंस आई थी, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि भारत में लगभग 1.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं। आक्रामक और रेबीज से पीड़ित कुत्तों के हमले से होती है ये। इसके बाद बोल रहे हैं कि रेबीज से होने वाले कुल मौतों में 36% मौतें भारत में ही होती है। और इंसानों में होने वाले रेबीज के 99% मामले कुत्ते के काटने या खरोचने से होती है। अब देखिए भारत में आवारा कुत्तों से संबंधित प्रावधान। तो सबसे पहला प्रावधान है कि अनुच्छेद 243W, ये नगरपालिकाओं को कर्तव्य है कि वह आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करे। फिर 51AG, ये मौलिक कर्तव्य है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखे नागरिक। कानूनी अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहला है कि पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023, ये बंध्याकरण के जरिए आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना और टीकाकरण के माध्यम से रेबीज के फैलाव को रोकना इनका मतलब उद्देश्य है। सुप्रीम कोर्ट के अगर निर्णय को हम लोग थोड़ा सा देख लें तो जल्लीकट्टुवाद 2014 में जल्लीकट्टुवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो 2000 मतलब अनुच्छेद 21 के है वो जानवरों को भी प्राप्त है, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र के हाइपरलूप के निर्माण के लिए IIT मद्रास की स्टार्टअप ट्यूटर हाइपरलूप प्राइवेट लिमिटेड जो है उनके साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है हाइपरलूप निर्माण के लिए। और ये स्टार्टअप कहाँ का है? IIT मद्रास का। देखिए इसने ये कहा है कि नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को पालघर जिले के प्रस्तावित वर्धावन पोर्ट से जोड़ेगा हाइपरलूप। और जो ये प्रस्तावित लीनियर इंडक्शन मोटर आधारित हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम होगी, लीनियर इंडक्शन मोटर आधारित है ना हाइपरलूप मोटर सिस्टम। तो देख लेते हैं हाइपरलूप मोबिलिटी सिस्टम है क्या। तो इसमें ये कहा गया कि ये इसकी जो प्रस्तावना है ना, कौन इनके धारणा को लाया है ये कॉन्सेप्ट को, तो इलॉन मस्क ने लाया था हाइपरलूप नामक अल्ट्रा हाई स्पीड रेल की अवधारणा को। और इन्होंने इलॉन मस्क ने इसको ओपन सोर्स कर दिया था, मतलब उन्होंने बता दिया था कि कैसे इसको काम करना है, कैसे ये होगा, तो इसी को ओपन सोर्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक लेविटेशन यानी मैगलेव आधारित है। अभी चीन में भी एक मैगलेव ट्रेन परीक्षण किया जा रहा है। देखिए मैगलेव ट्रेन की विशेषता ये है कि ये जो है ना, यहाँ पर देखिए ये मेन सतह है और सतह के ऊपर चलेगी, सतह के नीचे नहीं, जैसे रेलगाड़ियाँ चलती है मतलब चक्के से, ये नहीं, ये तैरेगी हम ऊपर। तो यहाँ पर मैग्नेटिक लेविटेशन किया जाता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मतलब कारण इन दो में गति होती है, मतलब दूरी होती है।
और इससे होता है क्या, फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है। तो उन्होंने यही कहा। इसके बाद बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक लेविटेशन प्रणाली है। पॉड्स जो है ये कम दबाव वाली ट्यूबों के जरिए अल्ट्रा हाई स्पीड। तो देखिए ये जो है ना, ये ट्यूब जो बनाएगा, नाम से पता चल रहा है हाइपरलूप ट्यूब। तो ये देखिए, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर ये दौड़ेगा और ये ट्यूब जो होगी निर्वात होगी, इसमें हवा नहीं होगा। इसके कारण जो होगी, इसमें घर्षण की शक्ति बहुत कम हो जाएगी, तो दबाव कम हो जाएगा इसमें, है ना। इसके बाद बोल रहे हैं कि इसका कार्य प्रणाली पर थोड़ा देख लें। तो बहुत कम हवा का प्रतिरोध, जैसे मैंने आपको कहा। इसके बाद इसकी प्रमुख घटकों में है स्टील ट्यूब्स, यानी 100 पास्कल्स दबाव से ये युक्त होगी। इसके बाद प्रेशराइज्ड कैप्सूल्स, एयर फ्लो के लिए कंप्रेसर और एयर बेयरिंग सस्पेंशन होगा इनमें। इससे लाभ क्या होगा, अति उच्च गति, फिर ऊर्जा दक्षता और शोर में कमी, लॉजिस्टिक में सुधार। लेकिन इसमें अभी कुछ कुछ चुनौतियां भी है। जैसे अभी ये जो तकनीक है, ये अभी संकल्पना के चरण में ही, अभी सोचा ही जा रहा है इस पे। उच्च लागत की भी संभावना है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, मतलब जल्दी मान लीजिए कि कहीं पे ट्यूब में छेद हो गया, तो सारा जो एयर फ्लो है वो तो निकल जाएगा। अगर कोई छेद कर दिया हो गया, फिर गलती से कर दिया हो गया, तो अगर जैसे वो निकल गया तो इसके बाद क्या होगा। तो वही बात है, सुरक्षा संबंधी चिंता है ना, आग लग गई या फिर लोगों को बाहर निकलने में कैसी कठिनाई हो जाएगी ना, क्योंकि वो तो टाइट कंप्रेसर है, जगह जगह गेट्स भी नहीं है। फिर ट्यूब में निर्वात को बनाए रखने संबंधी चुनौतियां भी है, वही मैंने जो आपको बताया। फिर ट्यूब का निर्माण यथासंभव एक सीध में करना, क्योंकि देखिए ये जो ट्यूब है ना, ये एक सीध में जनरली जाएगी। तो एक सीध में ट्यूब का निर्माण करने में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि ग्रामीण बस्तियाँ, बहुत सारे शहरी बस्तियाँ होंगी वहाँ पर, उसकी चिंता है। नेक्स्ट है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। तो देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के पैनल ने सुंदरबन टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल के विस्तार के लिए पश्चिम बंगाल के सरकार के जो प्रस्ताव है उनको मतलब मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड जो है ना, उनकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। देखिए भारत में 58 टाइगर रिजर्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वें स्थान पर मतलब आ गया है अब ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व। भारत में 58 टाइगर रिजर्व है, इससे हमें यह भी पता चलता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 7वां हो गया। और अब क्षेत्रफल के मामले में, अच्छा सॉरी मैंने गलती बोल दिया, पहले 7वां स्थान था, अब ये दूसरा स्थान पर आ गया, सॉरी। तो कितना टाइगर रिजर्व था, 58 टाइगर रिजर्व। 58 टाइगर रिजर्व में 7वें स्थान पर पहले था, अब दूसरे स्थान पर आ गया। तो इससे पहले एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, और वो है कहाँ पर, वो है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। और सेकंड तो मैंने बोल ही दिया अभी, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा इस पर थ्योरी पर दी गई है, तो उस पर भी चले जाते हैं। सबसे पहला इसमें बताया गया है कि टाइगर रिजर्व घोषित करने या उनके क्षेत्रफल में बदलाव करने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले राज्य सरकारें जो है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 38V उसके प्रावधानों के अनुसार टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है, और इसके लिए वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सलाह भी लेगी। तो देखिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से सलाह लेने के पश्चात राज्य सरकार मतलब टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करती है। और अधिसूचना में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो सबसे पहला चरण है कि राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होता है। फिर होता है कि राष्ट्रीय टाइगर संरक्षण प्राधिकरण जो है वो विस्तृत विवरणों की मांग करते हुए अपनी सैद्धांतिक मंजूरी देता है। सैद्धांतिक, अभी तक पूरी मंजूरी नहीं दी है, बस बोला है कि ठीक है। फिर वही जो NTCA जो है वो समुचित जांच के बाद राज्य को प्रस्ताव की सिफारिश करता है। अब प्रस्ताव की सिफारिश हो गया, मतलब आगे थोड़ा सा और बढ़ गए। इसके बाद देखिए राज्य सरकार संबंधित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर देती है। अब क्षेत्रफल में अगर आप बदलाव करेंगे तो सबसे पहला है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38W1 के अनुसार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश होनी चाहिए और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी, ये दो होगा। इसके बाद ही आप बदलाव कर सकते हैं। और प्रस्ताव भी राज्य से ही प्राप्त होंगे, मतलब केंद्र सरकार प्रस्ताव नहीं करेगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं सुंदरबन टाइगर रिजर्व की ओर। तो इसमें है कि पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में यह स्थापित है। बांग्लादेश के अलावा एकमात्र ऐसा ये मैंग्रोव वन है जहाँ पर बाघों की एक विशाल आबादी पाई जाती है। इसके बाद इन्होंने बोल रहे हैं कि ये हरिनभंगा, राय, मंगल और कालिंदी नदियों से इसका निर्माण हुआ है। इसके बाद है कि पश्चिमी सीमा इसकी मातला नदी और उत्तर पश्चिम की ओर से यह क्षेत्र विद्या और गोमती नदियों से घिरा हुआ है।
फिर इसके रिजर्व के अंतर्गत, टाइगर रिजर्व के अंतर्गत एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो ये प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और सुंदरबन जैव मंडल रिजर्व का ये हिस्सा है। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर हम लोग चलते हैं। आरबीआई के दस्तावेज में कहा गया है कि भारत जो है वैश्विक चुनौतियों के बीच लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा भारत के लिए उपयोगी रहा है। तो लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, तो ये है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। तो हमारा वो बोल रहे हैं कि अभी उपयोगी रहा है भारत के लिए। तो थोड़ा हम लोग इस पर देख लेते हैं। तो आरबीआई ने एक चर्चा पत्र अभी जारी किया है जो कि भारत के फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट ढांचे की दूसरी 5 वर्षीय समीक्षा शुरू की गई थी उसमें। तो एफआईटी ढांचा मई 2016 में आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके लाई गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि कीमतों में स्थिरता बनाए रखने के साथ साथ आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी ध्यान में रखना। तो भारत का अनुभव देख लेते हैं। 2016 में लाई गई थी, अब 2025 तक। तो इनमें बोला गया है कि औसतन भारत का जो मुद्रास्फीति है वो लगभग 4% ही रही है। और 2020 में महामारी, जो कोविड महामारी आई थी और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से मुद्रास्फीति तो आई, लेकिन फिर जो है ये मतलब बहुत कारणों से, जैसे अभी हमारे मौद्रिक नीति में बहुत ज़्यादा कदम उठाए गए हैं, जैसे रेपो रेट को कम किया गया है, बैंक रेट को कम किया गया, तो आपको पता ही होगा ये सब। और फिर ये सब जो है ना, भारत में आपूर्ति श्रृंखला को भी मजबूती दी गई है, तो उनके कारण फिर से ये कम होकर नियंत्रित अपनी अवस्था महंगाई में मतलब नियंत्रित अवस्था में आ गए, मतलब 2 से 6% के बीच। तो देखिए इसमें प्रमुख वाद विवाद जो है उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि बेंचमार्क जो है हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करना या नहीं। अब देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है और कोर मुद्रास्फीति क्या है, तो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति है ना, इसमें सारा चीज़ मतलब होगा, मतलब जितना भी इन्फ्लेशन के लिए चाहिए सारा चीज़, जैसे कॉपी किताब खाना पीना सब। और कोर मुद्रास्फीति जो है ये खाने का सामान और पेट्रोल डीजल पेट्रोकेमिकल्स उत्पादों को हटाकर जो सामान बचता है वो होता है कोर मुद्रास्फीति। तो ऐसा क्यों है कि इसको कोर क्यों बोला गया है? क्योंकि देखिए खाने पीने का जो सामान है ना वो ऐसे भी हो सकता है, मतलब उसमें मॉनेटरी चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है कि आरबीआई अगर रेपो रेट कम करे ज़्यादा करे तो वो उसका दाम में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आया। उसमें मेन चीज़ है सप्लाई सिस्टम जो है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के जरिए उसकी महंगाई निर्धारित होती है। जैसे मान लीजिए अगर प्याज का दाम अभी 100 रुपये किलो चल रहा है, तो उसका कारण ये नहीं है कि आरबीआई ने रेपो दर कम या ज़्यादा किया है, बल्कि उसका कारण ये है कि अभी जो प्याज की डिमांड, प्याज की जो ये है कमी है उसके कारण है। मतलब प्याज अभी बहुत ज़्यादा कम हो गया मार्केट में, तो रेपो रेट भले ही कितना भी कम हो जाए, प्याज का दाम 100 से 95 ला सकती है आरबीआई, उससे कम नहीं कर सकती। और वही सेम केस होता है ईंधन के साथ भी। अगर आप ईंधन को देखते हैं तो वो क्रूड ऑयल प्राइस पे डिपेंड करती है कि मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर कितना उसका मूल्य है, ना कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर। तो उन्होंने यही कहा है। तो कोर मुद्रास्फीति इन दोनों को हटा के होती है। तो देखिए इसमें बोला है कि बेंचमार्क हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्षित करना या नहीं। तो सबसे बोला है कि बास्केट का 50% से अधिक हिस्सा तो खाद्य और ईंधन का ही है, और बात सही है। इसलिए हम लोग मतलब बेंचमार्क जो है वो हेडलाइन मुद्रास्फीति को ही लेते हैं, क्योंकि हमारे भारत में जो इन्फ्लेशन का टारगेट करने के लिए है वो 50 से अधिक प्रतिशत खाद्य और ईंधन का ही हिस्सा है। फिर इसके विरोध में भी तर्क दिया है कि खाद्य और ईंधन की मुद्रास्फीति अस्थिर आपूर्ति संचालित और मौद्रिक नीति के प्रति कम संवेदनशील होती है। कोर मुद्रास्फीति एक बेहतर बेंचमार्क। तो यही मैंने बोला, आपको समझाया अभी क्यों होता है ये। फिर देखिए नेक्स्ट है कि 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य। तो बोल रहे हैं कि बढ़ाने से विश्वसनीयता कम हो सकती है लक्ष्य को अगर हम लोग बढ़ाएंगे, है ना। फिर ये भी बोला गया है कि अगर कम मुद्रास्फीति लक्ष्य जो दीर्घकाल में समृद्धि की संभावना को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उच्चतर स्तर रखने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है टॉलरेंस बैंड की उपयुक्तता। जैसे हम लोगों ने रखा है कि 2 मतलब 4% ±2। तो 4% से ±2 क्या हो जाएगा, अगर -2 करेंगे तो 2% और +2 करेंगे तो 6%, यानी 2 से 6%। तो वही बोल रहे हैं +-2। तो देखिए इसमें बोल रहे हैं कि उतार चढ़ाव को समायोजित करने के लिए लचीलापन अच्छा है। फिर उपभोग जो है बास्केट में खाद्य का हिस्सा अधिक है, और खाद्य का हिस्सा जहाँ अधिक आ जाता है तो उसमें लचीलापन ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि वो आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ा हुआ मुद्रास्फीति जनित होगा फिर। लेकिन इसके विरोध में तर्क ये है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता में कमी आई है। फिर हेडलाइन मुद्रास्फीति की अस्थिरता को और कम कर देता है ये सीपीआई। तो मैंने वही बताया जो आपको समझाया, फिर वही बोल रहे हैं वो। फिर देखिए रेंज टारगेटिंग।
तो पूर्वानुमान में अनिश्चितताओं को ये स्वीकार करता है। जैसे मतलब रेंज टारगेटिंग जैसे 2 से 6%, तो अगर मान लीजिए कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया तो उसमें ज़्यादा हलचल मतलब दिक्कत नहीं होगा आरबीआई को। वो थोड़ा सा जो अनिश्चितता है उनको समायोजन कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। लेकिन इसके विरोध में है कि सीमा लक्ष्य जो है रेंज टारगेट का उपयोग करने से नीतिगत अस्पष्टता हो जाती है, वित्तीय अनुशासन में गिरावट आ सकती है। नीतिगत अस्पष्टता कैसे? जैसे बोल रहे हैं कि अभी 6% पे ही रेपो रेट चल रहा है, तो लोगों को लग सकता है मतलब अधिकारियों को कि अभी तो 6% चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जबकि अगर 2% पे है तो उनके लिए भी अच्छा चल रहा है। तो मतलब अस्पष्टता हो गई ना कि अभी भी सही चल रहा है, अभी भी सही चल रहा है, पर वो नहीं जान पाएंगे कि हमें आइडियल क्या है। तो वही बात बोल रहे हैं। अब देखिए इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन, गाज़ा में अकाल की पुष्टि की है उन्होंने। इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन ने 50 लाख से अधिक लोग अकाल की चपेट में गाज़ा में फंसे हुए हैं। अब थोड़ा सा इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज़ क्लासिफिकेशन की ओर देख लेते हैं। तो ये मानकीकृत अंतर्राष्ट्रीय टूल है। इसका उपयोग किसी देश या क्षेत्र की खाद्य संकट की गंभीरता को मापने और उसका रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। और 2004 में फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और सोमालिया में इससे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा प्रबंधित किया जाता है, सोमालिया में स्पेशली। और बाकी सब में मतलब फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन एनालिसिस यूनिट के द्वारा की जाती है। ये 21 जो है साझेदार संगठनों की अभिनव पहल है। इसमें यूएन की एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ शामिल हैं। इसमें संचालन कैसे होता है? तो सबसे पहला है कि आईपीसी उच्च स्तरीय कार्यकारी समिति होती है एक, और फिर आईपीसी ग्लोबल स्टीयरिंग कमेटी होती है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो अभी देखिए खबर ये आई है कि जनजाति परिषद ने कहा है कि ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जनजाति लोगों के वन अधिकारों से जुड़ी चिंताओं का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। तो ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है क्या? तो दक्षिण छोर यानी ग्रेट निकोबार द्वीप पर यह प्रस्तावित है। और निर्माण इसमें क्या क्या होगा? ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, टाउनशिप का विकास होगा, 450 मेगावाट का एक गैस और सौर ऊर्जा आधारित पावर प्लांट का विकास किया जाएगा। क्रियान्वयन एजेंसी होगी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम के द्वारा। चिंताएं क्या क्या है? तो ये भूकंप प्रवण क्षेत्र है, शैम्पेन निकोबारी जैसी जनजातियों का रहन सहन प्रभावित हो सकता है, और पर्यावरण संबंधी चुनौतियां तो है ही। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अनुच्छेद 311। तो देखिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने आतंकवादियों से कथित साठगांठ के आरोप में 2 कर्मचारियों को अनुच्छेद 311 2C के तहत बर्खास्त कर दिया है। तो वही देख लेते हैं 311 है क्या। तो संघ या राज्य सरकार के तहत सिविल पद पर कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी पदयुक्ति या पदोन्नति से संबंधित है। तो सबसे पहला है कि अनुच्छेद 311(1) सिविल सेवा के सदस्य को नियुक्ति करने वाला प्राधिकरण से अधीनस्थ किसी भी प्राधिकरण द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता या हटाया नहीं जा सकता। मतलब जो नियुक्ति करेगा वही उसको पदमुक्त कर सकता है, सिविल सेवा के सदस्य को। फिर अनुच्छेद 311(2) सिविल सेवा के किसी भी कर्मचारियों को जांच, आरोपों की पूर्व सूचना और सुनवाई के उचित अवसर के बिना बर्खास्त, पदयुक्त और पदोन्नत नहीं किया जा सकता। मतलब उनको पूर्व सूचना या फिर सुनवाई का उचित अधिकार दिया जाना आवश्यक है। फिर द्रुजबा पाइपलाइन। तो देखिए रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन है, याद रखिएगा इसको, रूस की द्रुजबा तेल पाइपलाइन है। तब द्रुजबा तेल पाइपलाइन पे थोड़ा देख लेते तो ये फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है इसको। सबसे बड़े कच्चे तेल पाइपलाइन नेटवर्कों में है, लंबाई 5,500 है किलोमीटर। फिर रूस से होकर, बेलारूस से होते हुए, यूक्रेन से होते हुए स्लोवाकिया और हंगरी तक जाती है। ये क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। नेक्स्ट जो है वो एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान। तो भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। थाईलैंड में आयोजित 23वें एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान महासम्मेलन में। अब देखिए एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो ये 1977 में यूनेस्को के तत्वाधान में विकसित की गई थी। एक प्रकार से क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सचिवालय इसकी कोलालमपुर मलेशिया में है। 45 देशों के 92 संगठन इसके सदस्य हैं, और भारत तो इसका संस्थापक सदस्य है ना। ड्रैग पैसेज। तो ड्रैग पैसेज है कहाँ पर? तो थोड़ा देख लेते हैं। ड्रैग पैसेज देखिए यहाँ पर है साउथ अमेरिका, और ये है अंटार्कटिक। तो देखिए साउथ अमेरिका और अंटार्कटिक के बीच होता है ड्रैग पैसेज। तो थोड़ा सा इसकी फैक्ट को देख लें।
तो अर्जेंटीना और चिली के पास ड्रैक पैसेज में अभी भूकंप आया है। तो देखिए ड्रैक पैसेज जो है वो दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम पॉइंट यानी केप हॉर्न, यहाँ पर है केप हॉर्न, और आर्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित साउथ सेटलैंड आइलैंड, यहाँ पर है साउथ सेटलैंड आइलैंड, उनके बीच ये है ड्रैक पैसेज। ये आर्कटिक सर्कर पोलर करेंट, ये देखिए यहाँ पर होता है अंटार्कटिक संकर पोलर करेंट, संकम पोलर करेंट जाती है यहाँ पर। और ये सबसे विशाल महासागरीय धारा भी है, मतलब बहुत, क्योंकि देखिए ना कितना ज़्यादा दूरी ये तय करती है, तो यहीं से जाती है वो। 1914 में पनामा नहर खुलने से पहले, मतलब 1914 में पनामा नहर खुला था, उससे पहले यहीं से पार होते थे। इसके बाद बोल रहे हैं कि समुद्री तूफानों और बर्फीले क्षेत्र के लिए जाना जाता है। तो सोचिए इतना ज़्यादा महासागर का पानी इतने छोटे जगह से गुजरेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा तो हलचल होगी। अब है रैम्पेज मिसाइल। तो रैम्पेज मिसाइल का विकास इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ ने किया है। हवा से ज़मीन, लंबी दूरी तक मिसाइल है, सुपरसोनिक गति। तो याद रहेगा आपको, बस इतना ही है कि रैम्पेज मिसाइल इजराइल ने विकसित किया, इतना ही याद रखना है। सबसे लास्ट है स्पेन। तो देखिए यहाँ पर वनाग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आइबेरियन प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिमी यूरोप में बसा हुआ एक देश है। समुद्री, महाद्वीपीय और भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। पर्वतों का देश इसे कहा जाता है। और दो प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र हैं, सिस्टेमा सेंट्रल और मॉन्सेट डी टोलेडो। तो याद रखिएगा यहाँ पर है स्पेन। अब चलिए आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो पर, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।